हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम राजस्थान की महत्वपूर्ण हाड़ौती शैली पर आज चर्चा करेंगे और मैं इस भाग के अंदर हाड़ौती शैली पर भी बात करूंगा और साथ में भित्ति चित्रण पर भी बात करने वाला हूं। विद्यार्थियों, राजस्थान की हाड़ौती शैली के ऊपर जब बात करते हैं तो अपन हाड़ौती शैली को मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं। जैसे आपको जानकारी हो, हम हाड़ौती शैली के अंदर जानकारी हो, हाड़ौती शैली के अंदर सबसे पहले अपन बूंदी चित्रकला शैली पर बात करेंगे, जिसमें हाड़ौती का मानक रूप दिखेगा। दूसरे नंबर पर कोटा शैली की बात करेंगे और तीसरे नंबर पर झालावाड़ शैली, हालांकि उसके बारे में अभी कोई अनुसंधान हुआ नहीं है। तो ये बात भी अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में भित्ति चित्रण जो राजस्थान के अंदर हुआ, चाहे वो कोटा बूंदी और चाहे वो शेखावाटी, उसकी चर्चा भी होने वाली है। और इसके अलावा चित्रकला से जुड़े जो अन्य तथ्य है उनकी चर्चा भी हम राजस्थान की चित्रकला के इस भाग के अंदर करने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान की चित्रकला के भाग 8 के अंदर हम लोग आज सबसे पहले बूंदी चित्रकला शैली की बात करेंगे। ध्यान देना, राजस्थान में एक ऐसी चित्रकला शैली जिसमें रेखाओं को रंग की तुलना में ज्यादा महत्व दिया गया और एक ऐसी चित्रकला शैली जिसमें पशु पक्षियों पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए। विद्यार्थियों, राजस्थान की वो चित्रकला शैली जिसमें कहते हैं कि पशु पक्षियों को समर्पित चित्रकला शैली मैं बताना चाहूंगा, वो बूंदी चित्रकला शैली है। कहते हैं बूंदी चित्रकला शैली की बात जब मैं करता हूं, विद्यार्थियों, बूंदी के महाराव सुरजन सिंह जी और उम्मेद सिंह जी प्रथम। ध्यान देना, बूंदी के राजा थे, बूंदी के महाराव थे सुरजन सिंह जी और उम्मेद सिंह जी प्रथम के काल में, इन दोनों के काल में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। हालांकि राव रतन सिंह जी, शत्रुसाल, भाव सिंह, बहुत सारे राजाओं ने कहते हैं कि चित्रकारों को, कलाकारों को प्रश्रय प्रदान किया। लेकिन विद्यार्थियों, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर अगर बात सर्वाधिक विकास की जाए तो बूंदी चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास कह दो, गोल्डन पीरियड कह दो। हर बार अपन एक एक राजा का काल पढ़ते, लेकिन यहां दोनों राजाओं के काल में बहुत ज्यादा विकास इस चित्रकला शैली का देखने को मिला। बूंदी के महाराव सुरजन सिंह जी के काल में भी और बूंदी के महाराव उम्मेद सिंह जी प्रथम के काल में भी। हालांकि शत्रुसाल है, भाव सिंह है, इन्होंने भी इस शैली को प्रश्रय दिया था, परंतु सबसे ज्यादा विकास हम सुरजन सिंह जी और उम्मेद सिंह जी प्रथम के काल में देखते हैं। विद्यार्थियों, अगर मैं बूंदी की चित्रकला शैली की बात जब मैं करता हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि बूंदी की चित्रकला शैली में आमतौर पर भड़कीले रंग जैसे लाल, गुलाबी, हरा, इन रंगों का प्रयोग किया गया। ध्यान दें, बूंदी चित्रकला शैली की बात जब करते हैं तो इस चित्रकला शैली के अंदर प्रमुख रंगों के रूप में जो चटकीले और भड़कीले कलर है, ध्यान दें, चटकीले व भड़कीले कलर, उनका प्रयोग जो है वो ज्यादा किया गया। आमतौर पर चटकीले और भड़कीले रंग, जिसमें चाहे वो लाल कलर रहा हो, चाहे वो गुलाबी कलर रहा हो, चाहे वो हरा कलर रहा हो, इनका प्रयोग जो है वो ज्यादा किया गया। और साथ में विद्यार्थियों, गोल्डन कलर का हाशिया, मतलब सुनहरा हाशिया, वो बनाने की परंपरा भी राजस्थान के इस चित्रकला शैली में हम देखने को मिलती है। बूंदी चित्रकला शैली में विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, एक तो हाशिया जो है वो बिल्कुल ही कैसा बनाते थे, गोल्डन, सुनहरे कलर का, और सुनहरा हाशिया बनाया जाता था। और भड़कीले और चटकीले रंग, विद्यार्थियों, भड़कीले और चटकीले रंग, चाहे वो लाल, गुलाबी, हरा है, इन रंगों का प्रयोग आमतौर पर किया गया। जब मैं बूंदी की चित्रकला शैली की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, इस शैली पर ईरानी शैली का, दक्षिण शैली का, मेवाड़ी और मराठी शैली का भी प्रभाव है। देखो, मेवाड़ी शैली का प्रभाव क्यों? क्योंकि मेवाड़ बिल्कुल पास में है। आपको जानकारी हो, मेवाड़ बिल्कुल पास है, इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मेवाड़ी शैली का प्रभाव है इसके ऊपर। जरा ध्यान दें, इस चित्रकला शैली के ऊपर मेवाड़ी शैली का भी प्रभाव है। इस चित्रकला शैली के ऊपर राजपूत शैली का तो प्रभाव होना ही है, क्योंकि राजस्थान की राजपूत शैली की उपशैली है। मेवाड़ पास में पड़ता है तो मेवाड़ी शैली का भी प्रभाव है। साथ में दक्षिण शैली का भी प्रभाव है, ईरानी या फारस शैली का भी प्रभाव है और मराठी शैली का भी प्रभाव है। यानी कहने का मतलब, मेवाड़ी, राजपूत, दक्षिण, विद्यार्थियों गौर करिए, ईरानी, मराठी, इन सभी शैलियों का प्रभाव
इन सभी शैलियों का प्रभाव हमें कहीं न कहीं राजस्थान की इस बूंदी चित्रकला शैली के ऊपर दिखाई देता है। विद्यार्थियों, बूंदी चित्रकला शैली की बात जब हम करते हैं तो बूंदी चित्रकला शैली के अंदर आमतौर पर विद्यार्थियों इसकी विषय वस्तु पर भी लाना चाहूंगा आपको। बूंदी चित्रकला शैली और विषय वस्तु पर लाऊं उससे पहले एक चीज बता दूं कि जैसे बूंदी में शब्द है बूंद, और बूंद बूंद को मिलाते हैं तो क्या बनती है? रेखा बनती है। इसका मतलब रेखाओं के अंकन को रंग से ज्यादा महत्व दिया गया। रेखाओं के अंकन, बूंदी में बूंद, बूंद मतलब बिंदु, और बिंदु से क्या बनती है? रेखा। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, रेखाओं के अंकन को, यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, रेखाओं के अंकन को रंग की तुलना में, जरा ध्यान दें, रेखाओं के अंकन को रंग की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान दें, रेखाओं के अंकन को रंग की तुलना में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। रेखाओं के सशक्त अंकन को ज्यादा महत्व दिया गया, रंग की तुलना में भी बड़ा अच्छा महत्व जो है वो बूंदी चित्रकला शैली में दिया गया। और विद्यार्थियों, एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी याद रखें कि राजस्थान की अगर किसी शैली के अंदर पशु पक्षियों के चित्रण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई तो विद्यार्थियों, राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली में पशु पक्षियों के ऊपर सर्वाधिक चित्र बनाए गए। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को बूंदी की चित्रकला शैली में भी ध्यान रखनी है। बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर जरा ध्यान दें, बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर जो है पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र जो है वो बनाए गए। लेकिन बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर विद्यार्थियों, अगर मैं विषय वस्तु का जिक्र करूं तो विद्यार्थियों, कौन कौन सी विषय वस्तु ऐसी है जिस पर बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर चित्र बने? ध्यान दें, बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर कौन सी विषय वस्तु पर चित्र बनाए गए? तो कहते हैं कि बूंदी की चित्रकला शैली की बात जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों, यहां पर नायक नायिका भेद पर चित्र बने, यहां राग रागिनी पर चित्र बने, यहां ऋतुओं पर चित्र बने, यहां पर 12 मासा पर चित्र बने, यहां रसिक प्रिया पर चित्र बने। मतीराम के ग्रंथ रसराज पर आधारित चित्रण भी हुआ। हालांकि एक बात बता देता हूं कि मतीराम के ग्रंथ रसराज पर जो 62 चित्रों की चित्रमाला है वो मारवाड़ में मान सिंह जी के काल में चित्रित हुई। ध्यान देना, यह अक्सर विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं। मतीराम भाव सिंह का दरबारी था, बूंदी के महाराव भाव सिंह का दरबारी था, पर मतीराम के ग्रंथ रसराज पर जो 62 चित्रों की चित्रमाला बनी वो मारवाड़ में बनी, वो जोधपुर के मानसिंह जी के काल में बनी। पर मतीराम के रसराज ग्रंथ पर यहां पर भी चित्रण किया गया। तीज त्योहारों पर चित्र बने, दरबारों पर चित्र बने, सामंती वैभव पर चित्र बने। तो राजस्थान में बूंदी चित्रकला शैली की विषय वस्तु पर बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि राजस्थान में पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र राजस्थान की कौन सी शैली में बनाए गए? महत्वपूर्ण विषय वस्तु इनकी पशु पक्षी रही है। पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में बनाए गए? तो पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए। इसके अलावा विद्यार्थियों, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर व्यक्तिगत चित्र भी बने। बूंदी के अंदर आपको ध्यान हो, कजली तीज फेमस है ना, तो यहां तीज त्योहारों पर भी चित्र बने। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो तीज त्योहारों पर भी चित्र बने। यहां सामंती वैभव पर भी चित्र बने। ध्यान देना, यहां बूंदी के अंदर जो सामंतों का शाही ठाट पाठ है, सामंतों का जो शाही वैभव है, उस वैभव के ऊपर भी चित्र बनाए गए। इसके अलावा विद्यार्थियों, सामंती परिवेश के अलावा हाथियों की लड़ाई और घोड़ों की दौड़ पर भी चित्र बने। जरा ध्यान दें, हाथियों की लड़ाई, कहते हैं कि हाथी घोड़ों की लड़ाई, जरा ध्यान दें, हाथियों की लड़ाई और घुड़दौड़, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, हाथियों की लड़ाई और घोड़ों की दौड़, इसके ऊपर चित्र भी बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए। मतलब कहने का मतलब पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र हुआ, व्यक्तिगत चित्र भी सबसे ज्यादा बने, तीज त्योहारों पर चित्र बने, हाथियों की लड़ाई और घोड़ों की दौड़ पर चित्र बने, मतीराम के ग्रंथ रसराज पर चित्र बने। और मतीराम के ग्रंथ रसराज, मतीराम किसका दरबारी था? ध्यान रखना, मतीराम बूंदी के महाराव भाव सिंह का दरबारी। गौर करिए, मतीराम बूंदी के महाराव भाव सिंह का दरबारी था। ललित ललाम ग्रंथ है इसका, ध्यान दे। बूंदी के महाराव भाव सिंह जी का दरबारी, जिसका नाम था मतीराम। कहते हैं कि मतीराम का एक ग्रंथ है रसराज,
मतीराम के ग्रंथ रसराज पर आधारित चित्रण भी किया गया। मतीराम के ग्रंथ रसराज पर आधारित चित्रण की चर्चा जब मैं करता हूं तो मैं यहां बताना यह चाह रहा हूं कि मतीराम का जो ग्रंथ है रसराज, उस पर 62 चित्रों की चित्रमाला बूंदी में नहीं बनी, मारवाड़ में मान सिंह जी के काल में बनी। इसको आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। आपको ध्यान हो, मतीराम के रसराज पर मतीराम के रसराज पर 62 चित्रों की चित्रमाला मारवाड़ शैली में। गौर करिए, लिख रहा हूं यहां ताकि ध्यान रहे। 62 चित्रों की चित्रमाला कौन सी शैली में? मारवाड़ में। और मारवाड़ में किसके काल में? मान सिंह जी के काल में। मारवाड़ में मान सिंह जी के काल में मतीराम के रसराज ग्रंथ पर 62 चित्रों की चित्रमाला जो है वो बनाई गई। यहां ध्यान रखना है, मतीराम के रसराज पर 62 चित्रों की चित्रमाला मारवाड़ में बनी, लेकिन मतीराम के रसराज, चूंकि मतीराम भाव सिंह का दरबारी था और भाव सिंह बूंदी का महाराव था, तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी चित्र हमारे को देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र बता दिया, व्यक्तिगत चित्र बता दिया, 30 त्योहारों पर चित्र बता दिया। ये बूंदी के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। गौर करिएगा, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर विशेष रूप से ये बातें जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। बूंदी चित्रकला शैली के अंदर मैं अगर प्रकृति चित्रण की भी बात करूं, ध्यान दें, तो वैसे प्रकृति चित्रण में आमतौर पर हम पशु या पक्षी का नाम लिखते हैं, पर बूंदी चित्रकला शैली तो पूरी की पूरी पशु पक्षियों पर आधारित शैली है। पशु पक्षियों के चित्र यहां पर बहुतायत से बनाए गए। आपको जानकारी हो, वैसे तो प्रकृति चित्रण के अंदर पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा अगर किसी शैली में बने तो बूंदी चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए, लेकिन मोर, हाथी और हिरण, इनका चित्रण सबसे ज्यादा हुआ। मोर, हाथी व हिरण, इनका सर्वाधिक चित्रण, मोर, हाथी व हिरण का सर्वाधिक चित्रण किया गया। जरा ध्यान दें, मोर का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ, हाथी का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ, हरिण मतलब हिरण का चित्रण भी सबसे ज्यादा हुआ। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर आमतौर पर जो हम बात करते हैं, यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, पशु पक्षियों पर आधारित चित्र बन गए, यहां व्यक्तिगत चित्र बन गए, यहां 30 त्योहारों पर चित्र बन गए, यहां सामंती वैभव पर चित्र बन गए। ये बूंदी चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता के रूप में हम लोग जो है वो देख सकते हैं। पर विद्यार्थियों, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जब हम प्रकृति चित्रण देखते हैं तो पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र, और ये तो आपको पता ही हो कि राजस्थान में पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्रण राजस्थान की कौन सी शैली के अंदर हुआ? बूंदी चित्रकला शैली के अंदर हुआ। लेकिन इसके अलावा सतरंगे बादलों का चित्रण, सतरंगे बादल, ध्यान दें, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जो बादल दिखाए गए, बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जो बादल दिखाए गए, कहते हैं कि सतरंगे बादलों का चित्रण बूंदी की चित्रकला शैली के अंदर किया गया। इसके अलावा जलाशय का चित्रण किया गया। जलाशय किशनगढ़ में भी है ना, तो किशनगढ़ में स्थानीय गोदुला तालाब है, यहां जलाशय का चित्रण भी किया गया। और पेड़ के तौर पर खजूर का पेड़, देखो पेड़ हर जगह अलग आ रहा है। यहां बूंदी चित्रकला शैली के अंदर कौन से पेड़ के चित्र को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई? जैसे मेवाड़ में कदम्ब है, नाथद्वारा के अंदर केला है, मारवाड़ और बीकानेर के अंदर आम है, वैसे ही बूंदी चित्रकला शैली के अंदर खजूर के पेड़ को ज्यादा प्रधानता जो है वो दी गई। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो बूंदी चित्रकला शैली में पुरुष है उनको वीर रस से परिपूर्ण दिखाया गया, और जो महिला है उसे श्रृंगार रस से परिपूर्ण दिखाया गया। यानी पुरुषों को वीर रस से प्रधान और महिलाओं को श्रृंगार रस से प्रधान। यह भी आपके राजस्थान की इस चित्रकला शैली के अंदर, यानी कि बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जो है वो दिखाया गया। बूंदी चित्रकला शैली की चर्चा जब हम करते हैं विद्यार्थियों, मैं बूंदी चित्रकला शैली के ऊपर आपको पुरुष और महिला की आकृति पर भी लाना चाहूंगा। अगर आकृति की चर्चा करी जाए बूंदी चित्रकला शैली के अंदर, ध्यान दें, बहुत
ये आकृतियां याद करना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन कोशिश करें जितना याद कर सके, अगर आप पढ़ सके, कम से कम रीडिंग कर सके, एक बार जरूर इसको जो है रीडिंग कर ले, पुरुष महिला आकृति। और किशनगढ़ में तो महिला आकृति को जरूर ध्यान रखें, सबसे ज्यादा परीक्षा के अंदर पूछी भी जाती है। तो पुरुष और महिला की आकृति वो किस प्रकार है? विद्यार्थियों, बूंदी चित्रकला शैली में जब पुरुष आकृति की बात होती है तो पुरुष आकृति में एकदम सुडौल शरीर है, एकदम सुडौल शरीर है, वीरता का भाव है, लंबी नाक है, बड़ी मूछें है, लेकिन कद कैसा है? अब एक बात आपको पता हो, जब मेवाड़ियों का कद छोटा है और इस पर मेवाड़ी शैली का प्रभाव है, मेवाड़ियों का कद छोटा है और मेवाड़ी शैली का प्रभाव है, तो विद्यार्थियों इसमें भी कद कैसा होगा? छोटा, छोटा कद। पुरुष का कद छोटा है विद्यार्थियों, मैंने कहा कि जब मेवाड़ में कद छोटा है, मेवाड़ी का शैली का प्रभाव है, तो कद छोटा है लेकिन शरीर बिल्कुल सुडौल है। ऐसा नहीं कि भद्दा शरीर नहीं है, सुडौल शरीर है पुरुष का, सुडौल शरीर है। पुरुष का कद छोटा है लेकिन पुरुष की मूछें बड़ी, नाक लंबी, मूछें बड़ी, नाक लंबी, और देखो नाक लंबी है, मूछें बड़ी है, मूछें बड़ी कह दो, घनी कह दो, लेकिन झुकी हुई पगड़ी। क्यों? क्योंकि ये मेवाड़ वालों के सामने झुके थे, इसलिए झुकी हुई पगड़ी, झुकी हुई पगड़ी है। और स्त्रियों के समान पीन अधर, मतलब स्त्रियों के जो होठ होते हैं ना, वैसे ही लाल होठ। गौर करिए, स्त्रियों के समान पीन अधर, पीन मतलब पान की पीक की तरह लाल। कहते हैं कि स्त्रियों के समान पीन अधर, झुकी हुई पगड़ी, लंबी नाक, बड़ी मूछें, ये सब आपको राजस्थान की इस बूंदी चित्रकला शैली के अंदर दिखाई देगी। और पुरुषों का ललाट भी एकदम गोल, पुरुषों का ललाट भी एकदम कैसा? गोल, गोल ललाट। तो पुरुषों की आकृति में गोल ललाट है, छोटा कद है, सुडौल शरीर है, लंबी नाक है, मूछें बड़ी है, झुकी हुई पगड़ी है, और स्त्रियों के समान पीन अधर और गोल एकदम ललाट। लेकिन विद्यार्थियों, महिला आकृति को अगर आप देखोगे तो महिला आकृति में देखो, पुरुष का कद छोटा है तो फिर महिला का कद बड़ा थोड़ी होगा, महिला का कद भी छोटा ही होगा। तो महिला का कद भी कैसा है? छोटा है। लेकिन ध्यान दीजिए, आम के पत्तों के समान आंख है, ये आंखें महिला के नेत्र, ये निश्चित रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में महिला के नेत्र पता होंगे तो परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। आम्र पत्ते के समान आंखें महिला आकृति में। विद्यार्थियों गौर करिए, लंबा, वैसे तो छोटा कद है, छोटा है, लेकिन पतली है, तनवंगी नायिका है, आम के पत्तों के समान आंखें है, छोटी गर्दन है, छोटा कद है, छोटी ग्रीवा है, गर्दन भी एकदम कैसी है? छोटी, छोटा कद है, छोटी ग्रीवा है, लेकिन आंख है ना, आंख के ऊपर और नीचे समानांतर रेखाएं बनी हुई है। रेखाओं का अंकन तो वैसे भी ज्यादा ही है यहाँ। आंख के ऊपर और आंख के नीचे एकदम पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, क्या है? रेखा है। गौर करिएगा, पुरुष आकृति के अंदर कद छोटा है, सुडौल शरीर है, लंबी नाक है, बड़ी मूछें है, झुकी हुई पगड़ी है, स्त्रियों के समान पीन अधर है, गोल ललाट है। लेकिन महिला आकृति में भी कद और ग्रीवा तो छोटे हैं, पर आंख के ऊपर और नीचे जो है नहीं, वो लाइनों है पैरेलल, समानांतर, और आम के पत्तों के समान आंख है। यहां ध्यान रखना है, ये स्टार लगा रहा हूं इसके आगे, तो ये ध्यान रखना है, आम के पत्तों के समान नेत्र भी यहां बहुत महत्वपूर्ण बात अपने 10 seconds warming up। विद्यार्थियों, महिला आकृति के बारे में आपको निश्चित रूप से पुरुष और महिला आकृति के बारे में पता होना चाहिए। पुरुष आकृति और महिला आकृति के बाद यहां के चित्रकारों की भी होती है। अगर बात मैं यहां के 10, 9, 8, 7, 6 10 seconds warming up। बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए, विद्यार्थियों
सुरजन, श्री कृष्ण और अहमद। जरा ध्यान। 10 seconds warming up. और अहमद, आपको जानकारी हो ये राजस्थान की कौन सी शैली के चित्रकार है? बूंदी। सुरजन, श्री कृष्ण, अहमद, रामलाल। सुरजन, श्री कृष्ण, अहमद, रामलाल, डालू। डालू कोटा में भी है, डालू बूंदी में भी है, ध्यान देना। डालू, सुरजन हो गया, श्री कृष्ण हो गया, अहमद हो गया, डालू हो गया, रघुनाथ, गोविंदराज, ये सब राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार है? तो विद्यार्थियों, ये सभी राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली के चित्रकार है। लेकिन विद्यार्थियों, एक दो बातें जो रह गई है मुझे लगता है बता देनी चाहिए कि चित्रशाला, बादल महल, छत्र महल आदि के चित्र भी यहां बनाए गए। बूंदी चित्रकला शैली के अंदर चित्रशाला, यहां छत्र महल, चित्रशाला है, छत्र महल है, बादल महल है, इनके भी चित्र, बादल महल है, इनके भी चित्र राजस्थान की बूंदी चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए। लेकिन विद्यार्थियों कहते हैं कि उम्मेद सिंह जी के काल में, उम्मेद सिंह जी के काल में चित्रशाला बनाई गई। ये आपको जानकारी हो, बूंदी के महाराव उम्मेद सिंह जी थे और कहते हैं कि बूंदी के महाराव उम्मेद सिंह जी के काल में चित्रशाला का विकास हुआ था। चित्रशाला का विकास बूंदी के महाराव उम्मेद सिंह जी के काल में हुआ और 17 साल के काल में या छत्रसाल के काल में रंग महल का भित्री चित्रण हुआ। छत्रसाल कह दो, इसके काल में कहते हैं कि रंग महल का भित्ति चित्रण किया गया। रंग महल जो बना हुआ है बूंदी के अंदर, उस रंग महल का भित्ति चित्रण, आपको जानकारी हो राजस्थान में कोटा और बूंदी का भित्ति चित्रण का रूप वैसे भी सबसे ज्यादा विकसित है। तो अपने ये दिमाग में होना चाहिए विद्यार्थियों कि बूंदी चित्रकला शैली के अंदर उम्मेद सिंह जी के काल में चित्रशाला बनी और रंग महल का भित्ति चित्रण जो है वो छत्रसाल के काल में बना। यहाँ पर चित्रशाला, बादल महल, छत्र महल आदि के ऊपर भी जो है आदि का चित्रण भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत लोकप्रिय जो है वो रहा है। तो राजस्थान की ये बूंदी चित्रकला शैली की हमने चर्चा करी है। लेकिन बूंदी चित्रकला शैली की बात की है तो विद्यार्थियों, बूंदी की तरह ही हमें राजस्थान की एक और चित्रकला शैली पर भी आना होगा और वो है कोटा चित्रकला शैली, क्योंकि इस पार्ट में हम चित्रकला को खत्म भी करने वाले हैं। विद्यार्थियों, बूंदी चित्रकला शैली के बाद दूसरे नंबर पर मैं आ रहा हूं राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली की बात कर रहा हूं। और बात अगर कोटा की चित्रकला शैली की हो तो निश्चित सी बात है कि कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव कोटा के महाराव राम सिंह जी प्रथम के काल में हुआ। कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव कोटा के महाराव राम सिंह जी प्रथम के काल में हुआ। जरा ध्यान दें, कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव किसके काल में हुआ? परीक्षा में प्रश्न आता है, कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव किसके काल में हुआ? तो कोटा के महाराव थे राम सिंह प्रथम। देखो, राम सिंह द्वितीय तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे, जिनको कोटा के किले में नजरबंद किया गया था, आपको पता है ना। तो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड वो है जिनकी युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने तोपों की सलामी भी घटा दी थी, वो है कोटा के महाराव। वो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड है जिनकी 1857 की क्रांति के बाद तोपों की सलामी भी घटा दी गई। और मैं बात राम सिंह फर्स्ट की कर रहा हूं। कहते हैं कि राम सिंह जी प्रथम 1669 से लेकर और 1705 तक ये कोटा के शासक रहे और 1669 से 1705 का ये समय है जब राजस्थान की इस कोटा शैली का जो है वो स्वतंत्र प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि कोटा शैली का सर्वाधिक विकास कह दो, स्वर्णकाल कह दो, कोटा के महाराव उम्मेद सिंह जी प्रथम के काल के अंदर है। विद्यार्थियों, कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो हम देखते हैं
वो कोटा के महाराव उम्मेद सिंह जी प्रथम के काल के अंदर है। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह जी प्रथम का काल कहते हैं कि कोटा की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। विद्यार्थियों, कोटा के अंदर महाराव भीम सिंह जी के काल में भी कोटा की चित्रकला शैली को जो है वो प्रश्रय प्रदान किया गया। निश्चित सी बात है कि कोटा की चित्रकला शैली के अंदर जब महाराव भीम सिंह जी का काल आया, उस समय भी आपको जानकारी हो वल्लभ संप्रदाय पर चित्र बने। और मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय पर चित्र किशनगढ़ में भी बने, वल्लभ संप्रदाय पर चित्र कोटा में भी बने, और वल्लभ संप्रदाय पर सबसे ज्यादा चित्र नाथद्वारा में बनाए गए, क्योंकि वल्लभ शैली उपनाम किसका है? नाथद्वारा शैली का। ये तो ध्यान ही है ना। तो कोटा शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह जी प्रथम के काल में है। विद्यार्थियों, कोटा चित्रकला शैली में हल्का हरा, पीला और नीला रंग ये यहाँ के प्रधान रंग रहे। प्रमुख रंग के रूप में अगर कोटा चित्रकला शैली की बात की जाए तो विद्यार्थियों, कोटा चित्रकला शैली के अंदर हल्का हरा कहते हैं कि हल्का हरा, पीला और नीला। आपको जानकारी हो, कोटा चित्रकला शैली के अंदर हल्का हरा, नीला और पीला रंग इस चित्रकला शैली के प्रधान रंग रहे। और मैं बताना ये चाह रहा हूं, कोटा चित्रकला शैली के अंदर जब हम बात करते हैं तो स्वर्ण काल उम्मेद सिंह जी प्रथम का काल है। प्रमुख रंग हल्का हरा, पीला और नीला रंग यहाँ के प्रमुख रंग रहे। स्वतंत्र प्रादुर्भाव राम सिंह जी प्रथम के काल के अंदर मिला। लेकिन विद्यार्थियों, इस चित्रकला शैली की अगर प्रमुख विषय वस्तु की बात करी जाए, जरा ध्यान दें, इस चित्रकला शैली के अंदर, कोटा चित्रकला शैली के अंदर चर्चा यदि प्रमुख विषय वस्तु की जाए, इस चित्रकला शैली के प्रमुख विषय कौन कौन से रहे, तो सबसे पहले आपको जानकारी हो, अगर परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि नारी को या रानी को या स्त्री को शिकार करते हुए कहां दिखाया गया, तो आप तो यही याद रखो, कोटा और कोटा में शब्द है खोटा, मतलब यहां के पुरुष खोटे हैं, इसलिए शिकार कौन कर रही है? नारी कर रही है। तो रानी को, नारी को, स्त्री को शिकार करते हुए, आपको जानकारी हो, नारी को, रानी को, स्त्री को शिकार करते हुए राजस्थान की कौन सी चित्र शैली के अंदर दिखाया गया, तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, नारी को, रानी को, स्त्री को शिकार करते हुए यहां पर जो है दिखाया गया। कहते हैं कि नारी को, रानी को, स्त्री को जो है शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में दिखाया गया? कोटा में। और अपने को याद होना चाहिए कि कोटा अनकोटा इज खोटा, मतलब यहां के पुरुष खोटे हैं, और इसलिए शिकार कौन कर रही है? इसलिए शिकार कर रही है महिलाएं। और विद्यार्थियों, कोटा की चित्रकला शैली के अंदर बात अगर विषय वस्तु की होगी तो यहां भी आपको बूंदी की तरह हाथियों की लड़ाई पर भी चित्र दिखाई देंगे। हाथियों की लड़ाई पर भी चित्र दिख सकते हैं आपको, हाथियों की लड़ाई पर भी चित्र आपको दिख सकते हैं। यहां भगवान कृष्ण की लीलाओं पर चित्र, यानी वल्लभ संप्रदाय पर आपको जानकारी हो, कोटा के महाराव भीम सिंह जी के काल में, कोटा के महाराव भीम सिंह जी जब कोटा के महाराव रहे तो कहते हैं कि कोटा के महाराव भीम सिंह जी के काल में वल्लभ संप्रदाय पर चित्र बनाए गए। जरा ध्यान दें, कोटा के महाराव भीम सिंह जी के काल में कोटा के अंदर वल्लभ संप्रदाय पर चित्र बनाए गए। और वैसे भी मैं आपको वल्लभ संप्रदाय के चित्रों की बात पहले ही बता चुका हूं, नाथद्वारा को वल्लभ शैली कहते हैं। इसके अलावा किशनगढ़ में भी चित्र बनाए गए। और इसके अलावा विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कोटा के अंदर कहते हैं कि रानी को शिकार करते हुए जो है वो दिखाया गया। कोटा के अंदर 1768 में डालू का बनाया, ध्यान देना, 1768 के अंदर गुमान सिंह के काल में डालू ने एक चित्र बनाया था, रागमाला। 1768 के अंदर कोटा के महाराव गुमान सिंह जी के काल का एक चित्र, गुमान सिंह जी के काल का डालू का रागमाला चित्र। ध्यान देना, मैं रागमाला पे पहले ही बता चुका हूं कि 1605 का नसीरुद्दीन का रागमाला चावंड शैली का है, 1623 का वीर जी भाटी का रागमाला
मारवाड़ शैली का है, और विद्यार्थियों 1768 का गुमान सिंह के काल का रागमाला चित्र, डालू का बनाया हुआ रागमाला चित्र राजस्थान की कौन सी शैली का है? कोटा शैली के अंदर डालू का बनाया रागमाला चित्र, जो गुमान सिंह जी के काल में डालू ने बनाया था, बड़ा लोकप्रिय हुआ। विद्यार्थियों इसके अलावा कहते हैं कि ढोला मारू सचित्र ग्रंथ या ढोला मारू प्रेम प्रसंग, ध्यान दे, वैसे ढोला मारू मारवाड़ में भी है, लेकिन ढोला मारू सचित्र ग्रंथ, ध्यान दे, ढोला मारू सचित्र ग्रंथ वो भी कोटा चित्रकला शैली की या विशेषता है, या यूं कह दो ढोला मारू सचित्र ग्रंथ कह दो, या ढोला मारू की प्रेम प्रसंग कथा कह दो, ये भी राजस्थान की कोटा चित्रकला शैली के अंदर जो है वो मशहूर सब्जेक्ट रहा। इसके अलावा मधु मालती की कथा, कहते हैं कि कोटा चित्रकला शैली का एक विषय मधु मालती की कथा भी रहा, ध्यान दे, मधु मालती की कथा, ये भी राजस्थान की इस कोटा चित्रकला शैली का जो है वो चित्र रहा। आपको जानकारी हो, पांव के अंदर कांटा निकालती हुई नायिका भी आपको कोटा, और कोटा से कांटा निकालती हुई नायिका भी आपको कोटा की चित्रकला शैली के अंदर जो है वो दिखाई दे सकती है। यहां राजा जब शत्रुसाल हुए तो भागवत का लघु ग्रंथ चित्रित हुआ था शत्रुसाल के काल में, ध्यान देना, शत्रुसाल के काल में भागवत के लघु ग्रंथ पर चित्रण हुआ। शत्रुसाल के काल में भागवत का लघु ग्रंथ चित्रित हुआ, भागवत का लघु ग्रंथ चित्रित हुआ। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि भागवत का लघु ग्रंथ शत्रुसाल के काल के अंदर चित्रित किया गया। ये कोटा चित्रकला शैली की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई है। और रही बात प्रकृति चित्रण की, तो प्रकृति चित्रण के अंदर खजूर के पेड़ को प्राथमिकता दी गई है, ध्यान देना, पेड़ के तौर पर बूंदी में भी खजूर का पेड़ है, और पेड़ के तौर पर कोटा के अंदर भी खजूर का पेड़, उसका चित्रण जो है वो सबसे ज्यादा किया गया। और विद्यार्थियों अब मैं आपको पुरुष और महिला की आकृति पर भी ले चलूंगा, जरा जानकारी हो। आकृति के तौर पर पुरुष आकृति कैसी रही? महिला आकृति कैसी रही? पुरुष आकृति में विद्यार्थियों मांसल देह एकदम हार्ड मांस वाली मांसल देह है, दाढ़ी मूछे है, वृषभ स्कंध है, उन्नत भौहें हैं। गौर करिए, पुरुष आकृति के अंदर लिख सकते हैं मांसल देह, मांसल देह, मांसल देह, एकदम हार्ड मांस वाला शरीर, मोती जड़ित आभूषण, वृषभ स्कंध, वृषभ स्कंध मजबूत कंधे, मोती जड़ित आभूषण पुरुषों को भी पहनाए हुए, मोती जड़ित आभूषण भी पुरुषों को पहनाए हुए है, मांसल देह भी है, साथ में विद्यार्थियों आपको जानकारी हो उन्नत भौहें भी है। ये पुरुष आकृति में है, लेकिन पुरुष आकृति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला आकृति के अंदर छरहरा बंधन, छरहरा बंधन, देखो लैंग्वेज जो रिसर्च फेलोज ने यूज की वही हम यूज कर रहे हैं, और इसलिए उन्हीं शब्दों के अंदर परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। छरहरा बदन है, छोटी ग्रीवा है, छोटी ग्रीवा है, सुदीर्घ नासिका, सुदीर्घ नासिका मतलब एकदम लंबी बड़ी, सुदीर्घ नासिका है, सुदीर्घ नासिका है, छरहरा बदन है, छोटी ग्रीवा है। महिला आकृति के अंदर पीन अधर है, ध्यान देना, पीन अधर और मृग नयन, पीन मतलब पान की पीक की तरह लाल, और हिरण जैसी आंखें मतलब मृग नयनी महिलाएं दिखाई गई है। तो ये पुरुष और महिला आकृति के अंदर भी अपने को राजस्थान की इस कोटा चित्रकला शैली के अंदर जो है वो दिमाग के अंदर रखना है। और कोटा चित्रकला शैली के चित्रकारों में सबसे प्रमुख नाम आता है नूर मोहम्मद का, जिसपे सवाल पहले एक बार पूछा गया है, ध्यान देना। कोटा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों के रूप में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद पर प्रश्न पहले भी परीक्षा में आ चुका है। डालू, जिसने 1768 के अंदर गुमान सिंह जी के काल के अंदर रागमाला का चित्र बनाया। इसके अलावा रघुनाथ और गोविंद, ध्यान दे, कोई एक नाम दो एक से ज्यादा शैलियों में भी आ सकता है, जैसे रघुनाथ गोविंद, ये आपके बूंदी कोटा दोनों में आ रहे हैं। लच्छी राम,
लच्छीराम कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हुए लच्छीराम जी। लच्छीराम, एक लच्छीराम कोचामणी ख्याल वाले, वो अलग है। ये लच्छीराम, डालू, रघुनाथ, विद्यार्थियों गौर करिए, रघुनाथ है, डालू है, लच्छीराम है, ये सब कोटा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार जो है वो माने जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद राजस्थान की ये कोटा शैली की चर्चा हम लोगों ने करी, और इस पे परीक्षा में सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण सवाल ध्यान रखें, रानियों को, नारियों को, महिलाओं को शिकार करते हुए राजस्थान की कौन सी शैली में दिखाया गया? तो सिंपल सी बात है, इसमें हमारे को कोटा शैली दिमाग के अंदर रखनी है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजस्थान की इसके बाद एक शैली आ जाती है झालावाड़ शैली, लेकिन हाड़ौती शैली के अंदर बूंदी और कोटा ही है, झालावाड़ पर अभी कोई अनुसंधान हुआ नहीं है। और इसलिए आपके लिए दिलचस्प बात यह है कि झालावाड़ शैली का कोई भी आंकड़ा याद नहीं करना है। मैं राजस्थान के अंदर अब चित्रकला से संबंधित कुछ तथ्यों पर भी देखिए, जब हम अंतिम मोड़ पर आते हैं ना, तो सीधी सी बात है, थकान भी हमें बहुत ज्यादा होती है। चित्रकला के शीर्षक को भी हम समाप्त करने आए हैं, लेकिन कुछ तथ्य जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। चित्रकला के कुछ प्रमुख संग्रहालयों पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दें। अगर मैं चित्रकला के कुछ प्रमुख संग्रहालयों की बात करूं, तो विद्यार्थियों, चित्रकला के संग्रहालयों के अंदर जैसे पोथी खाना का संग्रहालय है। चित्रकला के संग्रहालय का मतलब क्या है? जहां चित्रकला से संबंधित भरपूर ग्रंथों को रखा जाता है, जैसे पोथी खाना। इस पे सवाल पहले पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, आपको जानकारी हो। 28 फरवरी 2009 जब आरपीएससी ने अंतिम बार पटवारी का एग्जाम कराया, उसमें प्रश्न आया था पोथी खाना कहां है? जयपुर। इसी तरीके से मान सिंह पुस्तक प्रकाश, मान सिंह जी के काल का बना हुआ मान सिंह पुस्तक प्रकाश कहां है? जोधपुर। सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार एक उदयपुर में भी है और एक फतेहपुर सीकर में भी है। जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार जैसलमेर में, चित्रशाला बूंदी में, और माधो सिंह संग्रहालय कोटा के अंदर। ध्यान दें, चित्रकला के संग्रहालयों में सबसे पहले बता रहा हूं पोथी खाना, परीक्षा के अंदर सवाल आया है पोथी खाना। चित्रकला संग्रहालय का मतलब यहां चित्रकला से संबंधित जो चित्रित ग्रंथ वो रखे जाते हैं। पोथी खाना राजस्थान में कहां है विद्यार्थियों? जयपुर के अंदर है। इसी तरीके से दूसरा विद्यार्थियों, सरस्वती भंडार कहां है बताइए? सरस्वती भंडार एक तो उदयपुर में है और दूसरा सरस्वती भंडार फतेहपुर सीकर में है। दोनों जगह के ऊपर एक सरस्वती भंडार नाम से चित्रकला का संग्रहालय है, चित्रित ग्रंथों का भंडार वहां रखा जाता है। जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार कहां है बताइए? जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार, इसमें तो पांडुलिपियां भी बहुत सारी है, ध्यान देना। जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार राजस्थान के अंदर ये कहां है? ये जैसलमेर की धरती पर है, जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार। विद्यार्थियों, मान सिंह पुस्तक प्रकाश कहां पे है? मान सिंह पुस्तक प्रकाश ये मेहरानगढ़ के किले के अंदर मान सिंह जी के काल में बना था, ध्यान देना। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ का किला है ना जोधपुर में, वहां मान सिंह पुस्तक प्रकाश के अंदर भी आप विभिन्न प्रकार के चित्रित ग्रंथों के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। मान सिंह पुस्तक प्रकाश विद्यार्थियों, ये मेहरानगढ़ किला जोधपुर। इसी तरीके से चित्रशाला बूंदी, चित्रशाला बूंदी के अंदर ध्यान दें, यह भी चित्रकला से संबंधित एक संग्रहालय है, चित्रशाला बूंदी के अंदर। और चित्रकला से संबंधित एक संग्रहालय है माधो सिंह संग्रहालय कोटा के अंदर। चित्रकला से संबंधित एक संग्रहालय है माधो सिंह संग्रहालय। माधो सिंह संग्रहालय कहां है? माधो सिंह संग्रहालय कोटा में है। चित्रशाला कहां है? बूंदी में है। मान सिंह पुस्तक प्रकाश कहां है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार कहां है? जैसलमेर में है। तो जिन भद्रसुरी जैन ग्रंथागार जैसलमेर में, मान सिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, माधो सिंह संग्रहालय कोटा में, चित्रशाला बूंदी में, पोथी खाना जयपुर में, ये सारे चीजें अपने को दिमाग के अंदर बिठानी है। और विद्यार्थियों, ये सब चित्रकला के संग्रहालय है जिस पर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है विद्यार्थियों, अभी कुछ बातें और शेष रह जाती है। और जो बातें शेष रह जाती है उसमें एक है भित्ति चित्रण। मैं आपको भित्ति चित्रण के ऊपर भी बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, ध्यान दें। भित्ति अगर मैं भित्ति चित्रण की बात करूं, भित्ति का मतलब क्या है? दीवारों पर। गौर करिए, भित्ति चित्रण
का मतलब दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र। भित्ति चित्रण मतलब भीतों पर बनाए जाने वाले चित्र, यानी दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र। और विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर दीवारों पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण या चित्र बनाने की परंपरा रही है। राजस्थान के अंदर दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने की परंपरा जो है वो हम देखते हैं। और आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर दीवारों पर चित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मनुष्य का तो एक मनोभाव है कि वो दीवारों को भी खाली नहीं छोड़ता, उसके मन में जो आएगा उसको वो दीवारों पर जरूर उकेरेगा। और आज की तारीख में मेवाड़ में जाते हो तो श्राद्ध में लड़कियां भी दीवारों पर आकृतियां उकेरती है, जिसको सांझी कहते हैं। लेकिन जब मैं भीतों के चित्रों को, दीवारों के चित्रों की बात करता हूं तो सवाल यह है कि राजस्थान में भित्ति चित्रण का सबसे विकसित रूप कहां है। राजस्थान में भित्ति चित्रण का सबसे विकसित रूप विद्यार्थियों कोटा और बूंदी में है, लेकिन हमने कई बार पढ़ा होगा शेखावाटी में। राजस्थान का वो इलाका जहां के भित्ति चित्रण में लोक जीवन की झांकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो शेखावाटी है। और विद्यार्थियों, शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, खुली कला दीर्घा कहते हैं, क्योंकि शेखावाटी की हवेलियों पर जाओ, वहां आपको दीवारों पर चित्र दिख जाएंगे। राजस्थान में अगर भित्ति चित्रण का सबसे विकसित रूप मुझे कहीं देखना होगा तो विद्यार्थियों मैं कोटा बूंदी के अंदर देखूंगा। आपको बता रहा हूं कि भित्ति चित्रण का सर्वाधिक विकसित रूप कहां है, कोटा बूंदी। और कोटा बूंदी ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखना है शेखावाटी। जरा ध्यान दें, भित्ति चित्रण का सर्वाधिक विकसित रूप हमारे को कोटा बूंदी सबसे पहले ध्यान रखना है। और कोटा बूंदी के बाद अगर कहूं तो भित्ति चित्रण का विकसित रूप हमें शेखावाटी में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल यहां पर आना चाहूंगा, राजस्थान में शेखावाटी के भित्ति चित्रण में लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। राजस्थान में शेखावाटी के भित्ति चित्रण में आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर शेखावाटी का जो भित्ति चित्रण है, शेखावाटी के भित्ति चित्रण में हमको लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, राजस्थान में शेखावाटी के भित्ति चित्रण में लोक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। राजस्थान के अंदर शेखावाटी के भित्ति चित्रण में लोक जीवन की झांकी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और राजस्थान में भित्ति चित्रण का सबसे ज्यादा विकसित रूप वो अगर कहीं हमें दिखेगा तो विद्यार्थियों वो कहां दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा कोटा और बूंदी के अंदर। लेकिन मैं भित्ति चित्रण की बात करता हूं विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर राजस्थान में भित्ति चित्रण आमतौर पर 3 प्रकार का दिख सकता है। एक तो होता है फ्रेस्को बुनो, एक होता है फ्रेस्को बुनो, एक होता है फ्रेस्को सेको, और एक है साधारण सिंपल नॉर्मल। राजस्थान के अंदर भित्ति चित्रण आमतौर पर 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक होता है फ्रेस्को बुनो, एक होता है फ्रेस्को सेको, और एक होता है साधारण। फ्रेस्को बुनो का जो भित्ति चित्रण है ना, इसमें क्या होता है कि जो ताजा पलस्तर करते हैं ना घर में, प्लास्टर जिसको कहते हैं, ताजा पलस्तर आपको जानकारी हो, ताजा पलस्तर की हुई भित्ति पर, ताजा प्लस्तर की हुई भित्ति पर चित्रण। देखो, ताजा प्लस्तर की हुई भीत है, और ताजा प्लस्तर की हुई भीत कैसी होती है, गीली होती है, नम होती है। तो कहने का मतलब ताजा प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर चित्रण सीधे सीधे करते हैं, उसको कहते हैं फ्रेस्को बुनो। उसको क्या कहते हैं, फ्रेस्को बुनो। और राजस्थान में चूंकि नम भीत है, मतलब आला कैसा है, गीला, इसको राजस्थान में आला गीला भी कहते हैं। इसको राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं, आला गीला, और या इसको कहते हैं आरायश। और शेखावाटी में इसको कहते हैं पणा। शेखावाटी क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, पणा। शेखावाटी क्षेत्र में पणा कहते हैं,
वैसे आला गीला या आरआईएस कह सकते हैं। और इसमें ताजा पलस्तर की हुई भीतों के ऊपर सीधे चित्रण अपने को दिखाई देंगे। विद्यार्थियों, शेखावाटी में जो भित्ति चित्र दिखते हैं उनमें हमें तिथि और रचनाकारों के नाम भी मिलते हैं। और शेखावाटी के भित्ति चित्रों में कत्थई, नीला, हरा, गुलाबी, इन तमाम कलरों के साथ, इन तमाम कलर्स के साथ हम शेखावाटी के भित्ति चित्रण को देख सकते हैं। शेखावाटी के भित्ति चित्रण के अंदर बल खाती हुई बालों की लट का एक और अंकन, बल खाती हुई बालों की लट का एक और अंकन, वो भी शेखावाटी के चित्रण में विशेषता रही। कहते हैं कि अकबर और जहांगीर के काल में ये आला गीला या आरआईएस पद्धति इटली से भारत आई थी। ये पद्धति जो है ना, ये आला गीला या आरआईएस या फ्रेस्को बुनो, ये कहते हैं कि इटली की देन है। इटली से ये पद्धति कहां आई? भारत आई। तो ये पद्धति वास्तव में इटली मूल की पद्धति है और इटली से ये पद्धति भारत आई। कहते हैं कि अकबर और फिर जहांगीर के काल में इटली से ये पद्धति भारत आई और जयपुर के राजा चूंकि मुगलों के साथ प्रगाढ़ संबंधों पर रहे, इसलिए जयपुर से राजस्थान में इस पद्धति का प्रारंभ हुआ। कालांतर के अंदर बालूराम, जयदेव, तनसुख, बहुत सारे भित्ति चित्रकार इसके बड़े ही लोकप्रिय भित्ति चित्रकार हुए। और अगर हम लोग, आपको जानकारी हो, शेखावाटी के अंदर जब उदयपुर वाटी जाएंगे और वह जोगीदास की छतरी के चित्र देखेंगे तो वो शेखावाटी के भित्ति चित्रण का एक अनूठा उदाहरण हमारे को दिखाई देगा। इसी तरीके से एक है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको का मतलब ताजा प्लस्तर की हुई भीत सूख जाए उसके बाद चित्र बनाओ। सेको का मतलब सूख जाए, सेक लगने दो उसको। ताजा प्लस्तर की हुई भित्ति के सूखने के बाद उस पर चित्र, ताजा प्लस्तर की हुई भित्ति है ना, उसके सूखने के बाद, ताजा प्लस्तर की हुई भित्ति के सूखने के बाद, मतलब देखो एक बात, फ्रेस्को बुनो में भीत एकदम फ्रेश है, अभी नम है, गीली है, ताजा प्लास्टर किया हुआ है और इसमें ताजा प्लास्टर की भी भित्ति सूख जाए और इसमें प्लास्टर की जरूरत नहीं, बिना प्लास्टर जैसी भीत है वैसा ही चित्र, बिना प्लास्टर किसी भी भित्ति पर चित्र, बिना प्लास्टर किसी भी दीवार पर चित्र, उसको कहते हैं साधारण भित्ति चित्र। तो बिना एक है फ्रेस्को बुनो मतलब जिसमें ताजा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर, एक है फ्रेस्को सेको मतलब ताजा प्लास्टर की हुई भीत सूख जाए उसके बाद, और एक है विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, एक जिसके अंदर साधारण भित्ति चित्रण जिसको मैं कह रहा हूं, उस साधारण भित्ति चित्रण के अंदर कोई प्लास्टर की आवश्यकता नहीं है और आप जैसे चाहे वैसे चित्र बना सकते हैं। अब बात आती है राजस्थान में चित्रकला से संबंधित कुछ तथ्य, चित्रकला से संबंधित कुछ फैक्ट्स। जैसे एक सवाल आता है कि राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक चित्रकला, राज दरबार वाली नहीं, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? उदयपुर के कुंदन लाल मिस्त्री। ध्यान दें, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। जरा ध्यान दें, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। और आपको जानकारी हो, कुंदन लाल मिस्त्री का संबंध राजस्थान में कहां से रहा? कुंदन लाल मिस्त्री का संबंध राजस्थान में उदयपुर से रहा और कहते हैं कि इन्होंने महाराणा प्रताप का एक चित्र बनाया था। कुंदन लाल जी मिस्त्री जिन्होंने राणा प्रताप का एक चित्र बनाया और इस चित्र की प्रतिकृति, इस चित्र की प्रतिकृति राजा रवि वर्मा ने बनाई। प्रतिकृति मतलब डुप्लीकेट कॉपी। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इस चित्र की प्रतिकृति राजा रवि वर्मा
राजा रवि वर्मा कहां के है? केरल के। इस चित्र की प्रतिकृति राजा रवि वर्मा ने बनाई, जिन्हें भारतीय चित्रकला का पितामह कहते हैं, जिन्हें भारत की चित्रकला का पितामह कहते हैं। आपको जानकारी हो, राजा रवि वर्मा को भारत की चित्रकला का पितामह कहते हैं। राजा रवि वर्मा को, राजा रवि वर्मा है ना, इनको भारत की चित्रकला का पितामह कहते हैं। और इन्होंने राणा प्रताप के चित्र की डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी। विद्यार्थियों, और राणा प्रताप का जो मूल चित्र बनाया वो किसने बनाया? कुंदन लाल मिस्त्री ने बनाया। ये एक सवाल आपको एक तथ्य बताया, तथ्य है कुछ याद रखने हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। और जिन्होंने राणा प्रताप का चित्र बनाया था, उदयपुर के थे ये, और इनके चित्र की डुप्लीकेट कॉपी केरल के राजा रवि वर्मा ने बनाई, और जिन्हें भारत की चित्रकला का पितामह कहते हैं। दूसरा एक तथ्य, एक सवाल आता है, बालेर गांव सवाई माधोपुर के एक चित्रकार हुए राम गोपाल विजयवर्गीय, जिन्होंने नारी चित्रण, जिनका अगर मैं कहूं कि प्रमुख विषय था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यार्थियों, एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा राजस्थान में इन्होंने प्रारंभ की। मतलब पहले कभी भी सिंगल चित्र की एग्जीबिशन नहीं लगती थी, लेकिन इनके द्वारा एकल चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ किया गया, एक चित्र की प्रदर्शनी। तो एक सवाल आता है, एकल चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ करने का श्रेय, एकल चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ करने का श्रेय राम गोपाल विजयवर्गीय। ध्यान दें, राजस्थान के एक चित्रकार है राम गोपाल विजयवर्गीय, और ये राम गोपाल विजयवर्गीय कहां के हैं? ये बालेर कस्बे के हैं। बालेर कस्बा कहां है? सवाई माधोपुर में। तो बालेर कस्बा सवाई माधोपुर के रहने वाले राम गोपाल विजयवर्गीय, इनको एकल चित्र प्रदर्शनी प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा वो था नारी चित्रण। नारी चित्रण के अंदर इनकी जो है वो महारत रही है राम गोपाल विजयवर्गीय की। विद्यार्थियों, राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी यानी सिंगल डायग्राम एग्जीबिशन को इन्होंने स्टार्ट किया। इसी तरीके से एक आ रहा हूं आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर कहते हैं कि धौंदलिया गांव बीकानेर के रहने वाले भूर सिंह जी शेखावत थे, जिन्होंने राष्ट्र भक्तों और क्रांतिकारियों पर भी चित्र बनाए। मगर बात भूर सिंह जी शेखावत पर नहीं, भूर सिंह जी शेखावत तो धौंदलिया बीकानेर के थे, लेकिन भूर सिंह जी शेखावत के शिष्य थे कृपाल सिंह जी शेखावत, जिनको राजस्थान में ब्लू पोट्री का जन्मदाता कहा जाता है। ब्लू पोट्री का मतलब ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार। आपको जानकारी हो, राजस्थान में अगर ब्लू पोट्री मतलब नीलाभ पात्र के सिद्धहस्त कलाकार के रूप में राजस्थान में कोई जाने जाते हैं तो विद्यार्थियों वो कौन है? वो कृपाल सिंह जी शेखावत है। भूर सिंह जी शेखावत के शिष्य है ये। और भूर सिंह जी शेखावत कहां के थे? धौंदलिया गांव बीकानेर के थे। लेकिन कृपाल सिंह जी शेखावत जो है वो सीकर के मऊ के रहने वाले हैं। आपको जानकारी हो, कृपाल सिंह जी शेखावत सीकर के मऊ के रहने वाले हैं, जबकि इनके जो गुरु थे ना भूर सिंह शेखावत, वो धौंदलिया गांव बीकानेर के रहने वाले भूर सिंह जी शेखावत, और उनके चेले हैं कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान में ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। और ब्लू पोट्री के अंदर कहते हैं कि ब्लू और हरे के स्थान पर 25 अलग अलग रंगों का भी प्रयोग करने का प्रयास कृपाल सिंह जी शेखावत ने किया, और इनको 1974 के अंदर विद्यार्थियों पद्मश्री पुरस्कार देकर भी भारत सरकार ने सम्मानित किया। इसी तरीके से परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आता है, राजस्थान में भीलों का चितेरा किसे कहते हैं? देखिए, भीलों का चितेरा, राजस्थान के कौन से चित्रकार को भीलों का चितेरा कहते हैं? ध्यान दें। अब देखो, भीलों का चितेरा का मतलब क्या कि राजस्थान में ऐसा चित्रकार कौन था जिसने भीलों की जीवन शैली पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए? तो अपने को तो एक ही चीज ध्यान रखना है, भीलों की बारात में गोवर्धन लाल जी बाबा नाचे। भीलों की बारात में यानी भीलों का चितेरा, बारात में क्योंकि गोवर्धन लाल बाबा का प्रमुख चित्र था बारात, और कांकरोली राजसमंद के रहने वाले थे। तो आपको जानकारी हो, भीलों के चितेरे कौन? गोवर्धन लाल बाबा। याद रखना, गोवर्धन लाल बाबा भीलों की बारात में नाचे थे, तो गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहते हैं।
गोवर्धन लाल बाबा कहां के रहने वाले थे? गोवर्धन लाल बाबा कांकरोली राजसमंद के रहने वाले थे और इन्होंने एक प्रमुख चित्र बनाया था बारात। बारात कह दो, वैसे सही शब्द बारात है, लेकिन इनके प्रमुख चित्र का शीर्षक बारात या बारात। कहते हैं भीलों का चितेरा, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, गोवर्धन लाल बाबा। तो अपने को याद नहीं रहे और कभी भूल जाओ ना, तो याद रखना कि भीलों की बारात में कौन नाचे? गोवर्धन लाल बाबा नाचे। लेकिन विद्यार्थियों, भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? भैंसों का चितेरा मतलब भैंसों पे चित्र सबसे ज्यादा बनाए। भैंसों का चितेरा अपने को तो याद रखना है कि भैंस का दूध पीकर परम आनंद मिलता है। भैंस का दूध पीकर परम आनंद मिलता है, यानी परमानंद चोयल। भैंस का दूध पीकर परम आनंद मिलता है। विद्यार्थियों, कोटा के रहने वाले परमानंद चोयल को कहते हैं भैंसों का चितेरा। कोटा के रहने वाले परमानंद चोयल को कहते हैं भैंसों का चितेरा। तो अपने को याद रखना है कि भैंस का दूध पीकर परम आनंद मिलता है, परमानंद चोयल। देखो, भीलों की बारात में कौन नाचे? कांकरोली के गोवर्धन लाल बाबा। और कोटा के परमानंद, कोटा इज खोटा, भैंस रो दूध पिए बचे आलस आवे यानु खोटा है करे, तो कोटा इज खोटा, परम आनंद मिलता है भैंस का दूध पीकर, परमानंद चोयल। इसी तरीके से विद्यार्थियों, एक सवाल आता है नीड़ का चितेरा। नीड़ मतलब घोंसला। पक्षियों पर सर्वाधिक चित्र बनाने वाले चित्रकार जिनको नीड़ का चितेरा कहते हैं। देखो, पक्षी अगर सुबह निकलता है अपने घोंसले से और रात को अगर अपने नीड़ यानी घोंसले में पहुंच जाए तो उसका यह सौभाग्य है कि सुरक्षित आ गया। तो नीड़ का चितेरा जयपुर के सौभाग्यमल गहलोत। जयपुर के सौभाग्यमल गहलोत। नीड़ मतलब घोंसला, पक्षियों पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए। और देखिए, ये सौभाग्यमल जी का सौभाग्य था कि उन्होंने पक्षियों को उनके नीड़ में पहुंचा दिया। पक्षी अगर वापस अपने नींव में पहुंच जाए शाम को तो सोचता है कि यार आज तो सौभाग्य है कि मैं कटा नहीं, आज मुझे नुकसान नहीं हुआ, आज मैं अपने नीड़ में पहुंच गया। तो नीड़ का चितेरा किसे कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, एक चितेरा जिसको स्वानों का चितेरा भी कहते हैं। स्वान का मतलब कुत्ता, कुत्तों का चितेरा। कुत्तों का चितेरा इसलिए कि कुत्तों पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए। देखो, कुत्ते जब भौंकते हैं ना तो अपना माथा खराब हो जाता है, इसलिए जगन्नाथ माथोड़िया। कुत्ते जब भौंकते हैं तो अपना माथा खराब हो जाता है, माथा दुखने लग जाता है, जगन्नाथ माथोड़िया। जयपुर के रहने वाले जगन्नाथ माथोड़िया, जिनको कहते हैं स्वानों का चितेरा, कुत्तों का चितेरा। विद्यार्थियों, कुत्ते जब भौंकते हैं तो माथा दुखने लग जाता है, जगन्नाथ माथोड़िया, जिनको कहते हैं स्वानों का चितेरा, कुत्तों का चितेरा। कुत्तों का चितेरा, कुत्ते जब भौंकते हैं तो माथा दुखने लगता है, स्वानों का चितेरा, जगन्नाथ माथोड़िया। पक्षी घोंसले में पहुंच जाए तो सौभाग्य, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। भैंस का दूध पीते परम आनंद मिलता है, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। भीलों का चितेरा विद्यार्थियों गोवर्धन लाल बाबा। गौर करिएगा, राजस्थान के अंदर अलग अलग आपको मैं ये तथ्य जो है विभिन्न प्रकार के तथ्य जो है मैं बता रहा हूं और निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक सवाल है, राजस्थान का कौन सा चित्रकार ऐसा है जो जाना जाता है राई के दाने पर चित्रकारी के लिए? बेंगू का किशन शर्मा। राई के दाने पर चित्र बनाना, ध्यान देना, राई का दाना कितना छोटा होता है, उसके ऊपर चित्र बनाने के लिए बेंगू का किशन शर्मा जाना जाता है। बेंगू का किशन शर्मा, ये बेंगू का है चित्तौड़ में। बेंगू चित्तौड़ का किशन शर्मा जिसने राई के दाने पर चित्र बनाए थे, ध्यान दें। इसी तरीके से विद्यार्थियों, एक चित्रकार है जिसने चावल पर चित्रकारी की, उदयपुर का हरिराम सोनी। चावल पर चित्रकारी, उदयपुर का हरिराम सोनी। चावल के दाने पर, चावल के दाने पर चित्र किसने बनाए? उदयपुर का है हरिराम सोनी। देखिए, कहने को ये छोटे छोटे तथ्य है, कभी पूछने को पूछ भी ले और नहीं पूछने को नहीं भी पूछे। बहुत ज्यादा गहराई में तो इन तथ्यों के जाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं, और मैंने कोशिश करी है कि एक से बढ़कर एक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तथ्य भी आपको बता सकूं। राजस्थान के चित्रकला को मैंने 9 भागों के अंदर, पूरा का पूरा 8-9 भागों के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये चित्रकला का, राजस्थान कला और संस्कृति का, राजस्थान इतिहास और संस्कृति का सबसे जटिलतम प्रकरण है, लेकिन समझ में आया होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।